परिवारों की घटती बचत पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय परिवारों ने अपनी बचत को बैंक से निकालकर अलग अलग वित्तीय प्रोडक्ट में लगाया है, जिस वजह से बैंकों में उनकी बचत घटी है, लेकिन उनकी संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय परिवार अपनी बचत का इस्तेमाल घर या दूसरे रियल एस्टेट संपत्ति खरीदने में कर रहे हैं, जिस वजह से परिवारों पर कर्ज बढ़ने के साथ उनकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है। सर, पहला सवाल ये कि ये दलील कितनी तर्कसंगत है कि लोग बचत तोड़ रहे हैं और घर खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं? सरकार के लिए ये खबर आमतौर पर बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि भारत में बचत गिरी है और ये आमतौर पर बचतें गिरना भारत में डिस्ट्रेस का सबूत माना जाता है। तो सरकार और सरकार की तरफ से दो बड़ी रिपोर्ट सामने आई। सरकार की तरफ से एक 600 पेज का स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं, बचतों में गिरावट को आर्थिक संकट नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी चीज़, SBI रिसर्च की तरफ से उससे सपोर्ट करती हुई एक और रिपोर्ट आई। हम इन दलीलों को समझते हैं। पहली बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी गई कि लोग अपनी बचतें तोड़कर एसेट क्रिएट कर रहे हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि जिन एसेट्स का जिक्र सरकार के जवाब में किया गया है उसमें हाउसिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि फिजिकल एसेट्स में हाउसिंग ही आती है। पर दूसरी तरफ सरकार के अपने दस्तावेज और जो हाउसिंग कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये बराबर बताया जा रहा है कि भारत में तो सस्ते मकानों की बिक्री हो नहीं रही। भारत में तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकान बिक रहे हैं, 5 से 6-7 लाख रुपए के मकान बिक रहे हैं। तो क्या बचतें इस कदर टूटी हैं, और वो सारी बचतें अगर हाउसिंग मार्केट में गई हैं तो हाउसिंग मार्केट में हमें खासतौर से छोटे मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। यहाँ एक हमें डेटा का मिसमैच दिखाई देता है। यानी सरकार और SBI की रिपोर्टें बता रही है कि अगर लोगों के पास बैंकों में पैसे थे तो उन्होंने उसे निकाल कर मकान खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, ये नहीं दिखता। दूसरा तर्क लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए बाकी एसेट्स को लेकर है, कार या बाकी लोन्स को लेकर है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि लोन्स को कैसे देखा जाए। ये बात जरूर सही है, तर्कसंगत है कि भारतीय बाजार में म्यूचुअल फंड्स में सेविंग्स शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बेहतर हुए हैं। लेकिन टोटल जो बचत का आकार है भारत में, उसमें अभी भी फाइनेंशियल सेविंग्स में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की हिस्सेदारी केवल 6% है। तो सरकार का तर्क ये कि एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, वो एसेट्स किसी मार्केट में या डिमांड में रिफ्लेक्ट होती है, हमें दिखाई नहीं देती। सर, दूसरे आंकड़े पर बात करते हैं। ये कहा गया कि भाई लगातार कर्ज बढ़ रहा है, तो कर्ज का बढ़ना क्या अर्थव्यवस्था में बेहतरी का संकेत है? एक तरफ से बेहतरी का संकेत है, पर जब बचतों के संदर्भ में आप कर्ज पर चर्चा करते हैं तो ये बात सरकार के स्पष्टीकरण में आने वाले समय में RBI के स्पष्टीकरण में निकल कर आएगी कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कर्ज का पात्र नहीं है, वो बैंकेबल नहीं है। बचतें रखने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, कर्ज लेने वालों की संख्या हमेशा सिस्टम में बहुत छोटी होती है, और उसमें भी वो लोग जो कर्ज चुका सकते हैं उनको कर्ज मिलता है। कर्ज की बढ़ोतरी का में एक और आंकड़ा है जो सरकार के या SBI रिसर्च के इस दावे से थोड़ा सा अलग या उल्टा पड़ता है, क्योंकि कर्ज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि वो कर्ज बढ़ रहे हैं जो पर्सनल लोन है, वो कर्ज बढ़ रहे हैं जो क्रेडिट कार्ड पर लोन है, जिनमें रिस्क है और अनसिक्योर्ड लोन है। तो हो सकता है कि भारत के एक हिस्से के लोग अपनी जरूरी खपत के लिए कर्ज ले रहे हों, लेकिन वो कर्ज हमें फिर बाजार में डिमांड के तौर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि क्वालिटी कर्ज नहीं बढ़ रहे, रिजर्व बैंक बता रहा है। तो अगर सरकारें मान रही है कि बचतों में कमी के बदले कर्ज बेहतर हो रहे हैं, तो अच्छे कर्ज नहीं बढ़ रहे हैं। मकानों के कर्ज की स्थिति हमने आपको बताई कि छोटे मकान नहीं बिक रहे हैं, सस्ती गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, सस्ती बाइक्स नहीं बिक रही हैं। दूसरा तर्क ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि जो कर्ज बढ़ रहे हैं उन कर्ज की क्वालिटी क्या है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि ये सारा तर्क अगर कर्ज बढ़ने का तर्क है तो वो हमें भारत के GDP की खपत में रिफ्लेक्ट होते दिखाई देना चाहिए। तो जब GDP का आंकड़ा हर तिमाही में आता है तो उसमें दिखाई देता है कि भारत में जो आम लोगों की खपत का खर्च है, यानी जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, वो अभी भी कोविड से पहले की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर कोशिश सरकार की तरफ से ये थी कि बचतों के आंकड़े को कि गिरावट का जो असर है, जो राजनीतिक असर है, उसे कुछ तर्कों के माध्यम से संतुलित किया जाए। लेकिन बहुत सारा सेकेंडरी डेटा ऐसे हैं जो इसे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रतिवाद भी करते हैं।